हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसा कि हम आज आधुनिक काल का ये 11वां भाग लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 10 भागों के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, लगभग 500 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का ये 11वां भाग है, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, बिहार टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कमेंट ज़रूर करें कि इसमें कमी क्या रह गई है, जिससे हम अगले सेशन में उसको सुधार कर फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 481। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास किनकी कृतियाँ हैं? तो ये कृतियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास नामक कृतियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ देखते हैं। उर्वशी, प्रेम काव्य, उर्वशी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। चलिए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियाँ। ग्रंथि, पल्लव वीणा, गुंजन, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्णधूल, स्वर्ण किरण, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अब देखते हैं महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 482। प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रभात फेरी, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, ये सभी रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। अब देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश नामक ग्रंथ हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। अब देखते हैं हरिकृष्ण प्रेमी की रचनाएं। अग्निगान, वंदना के बोल नामक ये दोनों रचनाएं हरिकृष्ण प्रेमी की हैं। अगला प्रश्न है 483। गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त होता है? तो ये चमत्कार प्राप्त होता है सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प बी सही है। गिरा हो जाती सनयन, नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य सुमित्रा नंदन पंत की कविता में प्राप्त होता है। पंत की प्रसिद्ध रचना पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, चिदम्बरा आदि ये सभी रचनाएं पंत की प्रसिद्ध रचनाएं। निराला ने जूही की कली, अनामिका राम की शक्ति पूजा तथा गीतिका आदि ग्रंथ लिखे हैं। वहीं प्रसाद जी ने उर्वशी, झरना, लहर, आंसू तथा कामायनी जैसे काव्यों की रचना की है। जबकि महादेवी वर्मा ने यामा, नीरजा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। चलिए अगला प्रश्न है 484। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत की है। नदी के दीप अज्ञेय जी की है, और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-3-4-3-1-2। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं 485। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? तो इनमें से स्वानुभूति के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। विकल्प सी सही है, स्वानुभूति। चलिए व्याख्या देखते हैं। स्वानुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है। 486 नंबर प्रश्न देखते हैं। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है? तो वो हैं प्रसाद जी, पंत जी, निराला और महादेवी वर्मा। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा को माना जाता है। छायावाद के बृहत त्रयी जिनमें आते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये छायावाद के बृहत त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और छायावाद के लघु त्रयी महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ये तीनों छायावाद के लघु त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, किस समीक्षक ने कहा है छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? तो ये कथन है नगेंद्र जी का, डॉक्टर नगेंद्र का। विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 488। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। इसमें 15 सर्गों में है। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। छायावादी काव्य चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं जो कि इस प्रकार कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, प्रेम, पथिक, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न 489। प्रश्न है किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? तो वो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प सी सही है। इनको मुक्तक छंद के प्रणेता माना जाता है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समग्र काव्य में छायावाद के रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं। प्रश्न है अगला 490। कवि और कविता का नाम लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं। मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल, दिगमंडल, ये कविता किसकी है? तो चलिए देखते हैं। ये कविता है पंत की है और कविता का नाम परिवर्तन है, इसलिए विकल्प सी सही है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर, वक्र कुंडल, दिगमंडल। उक्ति पंक्ति के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। यह पंत द्वारा रचित परिवर्तन नामक कविता से लिया गया। प्रश्न है 491। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करता है? तो पंत की ताज कविता प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पंत की ताज कविता प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। पंत की प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, ये सभी प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 492। रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। चलिए देखते हैं। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, इसमें रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो इसमें आएगा सिमटी है वर्तुल, मृदुल लहर, ये नौका विहार से है। विकल्प डी सही है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं।
साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। उक्त पंक्ति पंत द्वारा रचित कविता नौका विहार से उद्धृत है। प्रश्न है 493। अगला प्रश्न, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? तो श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। विकल्प बी सही है। प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। चलिए अगला प्रश्न 494। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 495। निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? तो वो है सरोज स्मृति। विकल्प सी सही है। व्याख्या है, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से सरोज स्मृति को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। इनकी ये रचना अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। इनकी एक रचना है तोड़ती पत्थर भी इसी संग्रह में संग्रहित है। जूही की कली निराला की प्रथम कविता है। इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। तुलसीदास इनका 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तुलसीदास एक खंड काव्य है जो कि 101 छंदों में है। प्रश्न है 496। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। चलिए देखते हैं। 1925 में रचित आंसू जयशंकर प्रसाद का है। ग्रंथ यह है सुमित्रा नंदन पंत की। इसका रचना काल है 1920 ईस्वी। और यामा है महादेवी वर्मा का, ये 1940 ईस्वी का है। और बेला है निराला की, ये 1946 की है। तो इस प्रकार सबसे पहले ग्रंथ ही आएगा सुमित्रा नंदन पंत की। ग्रंथ ही आएगा सुमित्रा नंदन पंत की। और फिर उसके बाद आंसू आएगा, फिर यामा, फिर बेला। विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 497। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागनी भी हूँ। ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। और अगली पंक्ति है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये निराला जी की है। अगला प्रश्न है 498। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो वो पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत का। विकल्प बी सही है। चलिए अगला व्याख्या है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। अनामिका और परिमल महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह है। कामायनी छायावाद का उपनिषद कहा जाने वाला महाकाव्य है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। अगला प्रश्न है 499। श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? तो इसमें देखना है सही कथन। इनमें से ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ये सही है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन तो नहीं है, ये भी सही। कूट भी, ये दोनों सही है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। ईड़ा और श्रद्धा से संबंधित मुक्तिबोध का कथन इस प्रकार है। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन तो नहीं है।
और श्रद्धा और ईड़ा कामायनी के सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी 1935 ईस्वी के लेखक कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। श्रद्धा ईड़ा को क्रमशः हृदय और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक और ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न 500। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है, तो वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है झरना। झरना और उर्वशी ये दोनों काव्य हैं। और तितली और इरावती ये काव्य न होकर ये गद्य हैं। तितली और इरावती उपन्यास हैं जयशंकर प्रसाद के। यहाँ पर काव्य की बात की गई है तो बी और डी ये दोनों कूट सही है। इसका उत्तर विकल्प डी सही इसका उत्तर विकल्प बी सही है, बी और डी। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्प में बी और डी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य हैं। रचनाएं तथा उनकी विधाएं दी हुई हैं। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, और उर्वशी चंपू काव्य है काव्य। इरावती उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। झरना भी काव्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबंध कविता से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो चलिए देखते हैं। अज्ञात पी की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो ये कथन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूति सामने रखी जो लोकोत्तर है। तो ये कथन महादेवी वर्मा का है। और कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। तो ये कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का है। और इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। तो इस प्रकार इसका उत्तर है। इसका उत्तर 5-1-3-4 विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 502। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम देखना है। तो अनामिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इसका रचना काल है 1923। ये झरना है जयशंकर प्रसाद की, ये 1918 की है। और पल्लव है सुमित्रा नंदन पंत की, ये पल्लव है 1928 की। और निहार है महादेवी वर्मा की है, इसका रचनाकाल 1930। तो इस प्रकार सबसे पहले झरना आएगा, फिर अनामिका आएगा, फिर उसके बाद पल्लव, फिर निहार। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 503। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम देखना है। आंसू है 1925 की, और लहर है 1933 की। कामायनी जानते ही होंगे, ये 1935 की है। और प्रेम पथिक 1914 की। तो सबसे पहले प्रेम पथिक आएगा, तो ये दोनों कर जाएंगे। तो उसके बाद प्रेम पथिक के बाद आएगा आंसू आएगा, फिर लहर 1933, फिर कामायनी 1935। यानी कि इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 504। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। चलिए देखते हैं किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। तो इनमें से है सौवर्ण और रजत शिखर, इन दोनों में अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की सौवर्ण और रजत शिखर पर
अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है, जबकि गुंजन और ग्राम्य पर इसका प्रभाव नहीं है। इनकी अन्य कृतियाँ उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936 और युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपत, उत्तरा, लोकायतन, चिदम्बरा, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं 505। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पद वल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक व लक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 506। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में सर्वाधिक प्रमुख माना है महादेवी वर्मा को, विकल्प डी सही है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को मानते हैं। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ जो कि इस प्रकार हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये सभी छायावाद के 4 स्तंभ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 507। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगी पक्षी पाल लेता है और उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन है महादेवी वर्मा का, विकल्प सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त कथन महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी को आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है और इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। और रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र इनकी रेखा चित्र है 1941 ईस्वी की है और स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी की। अब देखते हैं संस्मरण पथ के साथ ही ये संस्मरण है महादेवी वर्मा का 1956 ईस्वी का, और मेरा परिवार 1972 ईस्वी का है, ये भी संस्मरण है। और अब देखते हैं महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, ये महादेवी वर्मा के कविता संग्रह है। अगला प्रश्न 508। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ? तो इसमें नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ? तो वो है जूही की कली, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था। नई कविता का नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 509। दोनों का हठ दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से क्या आशय है? तो इस पंक्ति से आशय है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, इसका तात्पर्य विकल्प सी सही है।
चलिए व्याख्या देखते हैं। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति में आशय है, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामायनी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। कामायनी 1935 ईस्वी में मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है। कामायनी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, पीड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये सभी 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, मधुशाला काव्य की रचयिता कौन है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मधुशाला काव्य के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं तथा इनके द्वारा रचित मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936, मधु कलश है 1937 ईस्वी को हालावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं पंत जी की रचनाएं हैं ग्रंथि, गुंजन ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ये सभी पंत जी की रचनाएं हैं। प्रश्न है 511, छायावाद शब्द का प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो इनमें से मुकुटधर पांडे हैं। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। किसने? मुकुटधर पांडे ने। छायावाद के प्रवर्तक और उनको मानने वाले निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानने वाले हैं, जो कि प्रवर्तक माना है इन्होंने छायावाद का। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवर्तक माना है छायावाद का। और आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत हैं। और प्रभाकर माचवे के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और इलाचंद जोशी अन्य विद्वान के अनुसार, जो कि सर्वमान्य हैं, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 512, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की। और ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की आंसू नामक काव्य से लिया गया है, जो कि आंसू 1925 ईस्वी का है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों ही प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। अगली पंक्ति है, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, ये निराला जी की है। और मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, ये महादेवी वर्मा की है। अगली पंक्ति है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ये पंत जी की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 513, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में वह युग है प्रेमचंद युग। विकल्प सी सही है। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। छायावाद का समय सन 1918 से 36। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी रहा। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 को 35 वर्ष की अवस्था में हुई। अगला प्रश्न है 514, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है?
तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सुमित्रा नंदन को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत छायावाद के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्राम्य, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, चिदंबरा, उच्छ्वास, पल्लव, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जबकि रामधारी सिंह दिनकर को समयसूर और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 515। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसमें असत्य कथन इसमें इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। इसमें बताया गया है इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। ये कथन इस प्रश्न के अनुसार असत्य है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 516। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात की गई है, ऐसा संभव होने का आधार है। तो इनमें से है अस्तित्व ज्ञान भुला कर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमृत देने की बात कही गई है, ऐसा संभव होने का आधार है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। प्रश्न है 517। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। तो इसमें तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक विशेषता है छायावाद। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा तथा समयावधि सन 1800 से 1936 तक। दोस्तों, धारा तृतीय उत्थान की समयावधि रामचंद्र शुक्ल ने सन 1918 से 1936 तक माना। अगला प्रश्न है कामायनी किसकी पुत्री थी। तो कामायनी काम की पुत्री थी। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी के कुल 15 सर्ग हैं। इसका अंगी रस है, यानी कि प्रधान रस है शांत रस। इसका दर्शन समरसतावाद आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न है 519। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है। तो उनके संकलन वो है लहर। विकल्प डी सही है। लहर में प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर संकलन में दिखाई देता है। विकल्प डी सही। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई देता है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, जो कि चंपू काव्य है, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये सभी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 520। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो वो है छायावाद का घोषणा पत्र, यानी कि मैनिफेस्टो, पल्लव का है। विकल्प ए पल्लव, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर विकल्प ए सही है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। प्रश्न है 521। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन है।
मानवता का रसात्मक इतिहास नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी के संदर्भ में कहा है। और मानव चेतना के विकास का महाकाव्य, ये डॉक्टर नगेन का कथन है। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य, ये नामुआ सिंह कामायनी के विषय में कहा। और रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, ये निराला जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? ये पंक्ति है कामायनी से ली गई है। विकल्प ए सही है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नक्तल में, ये कामायनी से ली गई है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी 1935 ईस्वी से ली गई है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसका प्रमुख छंद ताटंक छंद है। इस महाकाव्य का अंगी रस है शांत। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। साकेत 1931 ईस्वी, ये मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। तथा भारत भारती 1912 ईस्वी, ये मैथिली शरण द्वारा रचित महाकाव्य। साकेत और भारत भारती, ये दोनों मैथिली शरण द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है 523, धिक जीवन को पाता ही आया, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो इसमें अभिव्यक्ति मिलती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उक्त पंक्ति से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन के निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा, उसकी गूंज उक्त पंक्तियों में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है 524, छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? छायावाद की प्रमुख विशेषता शैलीगत है। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ शैलीगत है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। शैलीगत छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की अन्य प्रवृत्तियों में स्वतंत्र चेतना, व्यक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, प्रेम, अनुभूति, ये सभी छायावाद की शैलीगत प्रमुख विशेषताएं हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस संदर्भ में बांग्ला साहित्य में छायावाद युग का कोई युग हुआ ही नहीं, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। उक्त कथन के संदर्भ में विकल्प डी, बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं, अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं, सही है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्तक काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? तो वो है कवित्व। विकल्प डी सही है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। विकल्प डी सही है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्व छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। कवित्व को निराला ने हिंदी का जाति कवि कहा। प्रश्न है 527, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले हैं। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। ये इनको झारखंडी भी कहा जाता है। विकल्प डी से। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। इनका बाल्य नाम झारखंडी था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू लहर, कामायनी। जबकि दिए गए विकल्पों के कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के कवि चतुष्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 4 स्तंभ के अंतर्गत आते हैं।
प्रश्न है 528। इसने निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया है। इसने निर्झर बह गया है रेत ज्यों तन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि का है? तो यह गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसने निर्झर बह गया रेत ज्यों तन रह गया है। यह गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अणिमा काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य, काकली, अपरा, बादल राग आदि इनके अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। प्रश्न है 529। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो इनमें से कौन सा वो कथन गलत है, तो हम सभी को बताना है। तो इनमें से इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, ये बिल्कुल गलत है, ये कहानी नहीं है, जबकि ये प्रसाद जी का उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं बल्कि अपूर्ण उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास कंकाल, तितली, कामायनी प्रसाद जी का महाकाव्य तथा आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला और अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। प्रश्न है 530, जो कि आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए देखते हैं। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो इनमें से छायावाद की विशेषताएं हो सकती हैं विशेषण विपर्यय और स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान, ये तीनों विशेषताएं छायावाद की हो सकती हैं। इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युग की विशेषता है। तो इसका उत्तर कूट 1, 2, 3 विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है 1, 2, 3। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज का ये लास्ट प्रश्न था, इसमें व्याख्या भी देख लेते हैं। विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान छायावाद की विशेषताएं हैं, जबकि इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अच्छा नहीं लगा तो इसमें क्या कमी रह गई आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल का लोगो दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।